दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहले हिंदी माने भाषा का विकास। भाषा के विकास में हमने देखा था पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, जो दो भागों में बटा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय काल रहा वो 2000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रहा। 2000 बीसी से 1000। उसके बाद लौकिक संस्कृत आया। लौकिक संस्कृत का समय काल जो रहा वो 1000 बीसी से 500 बीसी तक रहा। फिर पाली आया। पाली काल 500 से 0 एडी तक रहा। फिर प्राकृत आया और प्राकृत का जो समय काल रहा 0 एडी से 500 एडी तक। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, जिसका समय काल रहा माने 500 से 900 एडी तक। उसके बाद अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया, जिसका समय काल रहा 900 से 1100। और उसके बाद पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी आया, जिसका समय काल रहा 1100 से अब तक। उसके बाद हम लोगों ने उसको भी माने आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी को कई कालों में विभक्त करके पढ़ा, जिसमें पहला आया 1100 से 1350 तक आदिकाल। उसके बाद हम लोगों ने देखा मध्यकालीन, और मध्यकालीन को दो भागों में करके पढ़ा। एक पढ़ा भक्ति काल और एक पढ़ा रीति काल। भक्ति काल का जो समय काल रहा वो 1350 से 1650 तक रहा, जबकि रीति काल का जो समय काल रहा वो 1650 से 1850 तक रहा। भक्ति काल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक बांटा था संत काव्य, एक बांटा था सूफी काव्य। संत काव्य में कबीर थे और सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी थे। और उसके बाद हम लोगों ने निर्गुण को बांटा, सगुण को बांटा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के अंतर्गत तुलसीदास जी आए, और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सूरदास आए, और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सूरदास, जबकि राम भक्ति के अंतर्गत तुलसीदास जी आए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रीतिकाल। रीतिकाल को भी हमने चार भागों में पढ़ा था, रीति इतर काल, रीति मुक्त काल, रीति बद्ध काल और रीति सिद्ध काल। जिसमें रीति सिद्धि में केवल एक ही कवि बहुत फेमस हुए, जिनका नाम था बिहारी, और जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा, जिसमें दोहों की संख्या 713 या फिर 719 रही। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने बांटा था 1850 से अब तक, जो आधुनिक हिंदी के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा आधुनिक हिंदी को भी कई कालों में बांटा गया। पहला वाला काल हमने देखा था भारतेंदु युग, जो जिसके प्रवर्तक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद आया द्विवेदी युग, जिसके प्रवर्तक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसके प्रतिनिधि कवि रहे मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद आया छायावाद युग, और छायावाद युग को आज हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे छायावाद युग, और छायावाद युग के प्रवर्तक रहे हैं जयशंकर प्रसाद। और छायावाद युग जो नाम, छायावाद शब्द जो है उसको दिया है मुकुटधर पांडे ने। अब हम लोग देखते हैं छायावाद, और छायावाद के विषय में पढ़ते हैं। देखिए छायावाद युग, तीसरा युग पढ़ रहे हैं छायावाद युग। छायावाद युग जितना भी बोला गया अभी तक वो सब पढ़ा दिया गया है। अगर आप चाहते हैं उन सबको अच्छे से समझना तो पिछले वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। छायावाद का जो समय काल रहा 1920 से लेकर के 1936 तक रहा। 1920 से 1936। इस छायावाद युग के जो प्रवर्तक रहे, छायावाद युग के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जबकि छायावाद युग जो शब्द है, छायावाद युग शब्द, छायावाद शब्द किसने दिया? मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द को किसने दिया? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद युग का जो समय काल रहा 1920 से लेकर के 1936 तक रहा।
छायावाद युग के प्रवर्तक रहे जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग के प्रवर्तक कौन रहे? जयशंकर प्रसाद। और छायावाद युग के घोर विरोधक रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब छायावाद युग जो है उसको हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। एक गद्य वाला माने जिसके लेखक होंगे, एक पद्य वाला जिसके काव्य और कवि हम लोग पढ़ेंगे। काव्य एवं कवि। काव्य को लिखने वाले को कवि यानी पद्य को, काव्य यानी पद्य, पद्य को लिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कवि। और गद्य को लिखने वाले को हम लोग कहेंगे क्या? लेखक। तो गद्य एवं लेखक। गद्य एवं का अर्थ लेखक माने हम लोग एक तरफ लिख लेंगे लेखक को देख लेंगे और एक तरफ हम लोग देख लेंगे क्या? कवि को। तो माने इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आएंगे छायावाद युग में, और छायावाद युग के अंतर्गत कौन कौन से लेखक आएंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हैं कौन? छायावाद युग में कवि नाम पे अगर पहली बार आएगा तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा। पहले हम लोग देख लेते हैं काव्य या कवि के रूप में कौन कौन आएगा, फिर इनकी रचनाओं को देख लेंगे। तो महादेवी वर्मा फर्स्ट हो गई। सेकेंड में आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद आ जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। सुकुमार कवि। इसके बाद इसी में आ जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद कौन आ जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए हम लोग देखिए क्या क्या पद्य में देखा हमने, पद्य या कवि में कौन कौन आ जाएंगे? कौन से? छायावाद युग के कवियों में महत्वपूर्ण जो कवि हैं चार हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम लोग इनके रचनाओं को देख लेंगे, इनकी कहानी, इनकी कृति जो भी होगा इनके विषय में हम लोग पढ़ लेंगे। और गद्य वाले में देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं काव्य में कवि कौन कौन है छायावाद युग का। अब हम लोग देख लेते हैं गद्य में कौन कौन लेखक हैं। गद्य के लेखक। अब गद्य के लेखक छायावाद युग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उनको देख लेते हैं। गद्य के लेखक में देखिए कौन कौन आ जाएगा? आ जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद आ जाएंगे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद आ जाएंगे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के बाद राम वृक्ष बेनीपुरी। और उसके बाद आ जाएंगे बाबू गुलाब राय। देखिए हम लोगों ने देखा अभी कि पद्य के अंतर्गत यानी काव्य माने कवि कौन कौन आएंगे छायावाद युग में, और लेखक कौन कौन आएंगे छायावाद युग में। कवियों में हमने चार महत्वपूर्ण कवि देखा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत।
और लेखकों में हम लोगों ने देख लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामवृक्ष बेनीपुरी और गुलाब राय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग एक एक लेखक और एक एक कवि के रचनाओं पहले हम लोग देख लेंगे, कवि और उनकी रचनाएं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे लेखक और उनकी रचनाएं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं छायावाद के कवि। देखिए जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के क्या रहे, प्रवर्तक रहे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक रहे। इनकी रचना कौन कौन सी रचना का महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी कहानी, कौन सी नाटक और कौन सा उपन्यास, इसको देख लेते हैं। रचना इनका झरना इंपॉर्टेंट है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक, इनकी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण हैं। कौन किसके, जयशंकर प्रसाद की। झरना, कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक और लहर रचना जयशंकर प्रसाद की और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। फिर कहानी इनकी जो है वो आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है, आकाशदीप। आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप। उसके बाद इनका नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और राजश्री। और उपन्यास इनका जो है, उपन्यास जितने भी उपन्यास हैं महत्वपूर्ण है। उपन्यास तितली है, कंकाल है, अधूरा है और इरावती। इरावती जो है ये अधूरा उपन्यास है। इरावती एक ऐसा उपन्यास है जो पूरा नहीं कर सके, बीच में ही क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। प्रश्न पूछा गया है कई बार कि इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो अधूरा है, और प्रश्न में रहेगा तितली, कंकाल, इरावती या इनमें से कोई नहीं। तो इरावती जयशंकर प्रसाद की एक ऐसा उपन्यास है जो पूरा न हो सका, बीच में ही एक्सपायर कर गए। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद का इरावती एक ऐसा उपन्यास है जो अधूरा रह गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं छायावाद युग के दूसरे कवि। ये कवि नहीं बल्कि कवित्री हैं। देखिए अगर महिला रहती है तो उन्हें कहा जाता है कवित्री, और अगर पुरुष है तो उन्हें कवि कहा जाता है। तो ये देखिए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से किस महिला को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है यामा। यामा इनकी जो रचना है सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए इनको 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1988 में पद्म विभूषण मिला, और एक पद्म विभूषण कब मिला, मरणोपरांत। मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण जो मिला वो मरणोपरांत मिला, यानी मरने के बाद इन्हें पद्म विभूषण मिला। किसके लिए, यामा के लिए। रश्मि इन्हीं की है, नीरजा, निहार, दीपशिखा, संध्या गीत, अतीत के चलचित्र और गिल्लू, जिसमें गिल्लू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिल्लू अतीत के चलचित्र, गिल्लू अतीत के चलचित्र, नीरजा और यामा। 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 इस जितने भी चार के चारों इंपॉर्टेंट हैं, ये हैं महादेवी वर्मा के और जयशंकर प्रसाद के। अब हम लोग देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत के और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, तब बता देते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरे कवि, छायावाद युग के तीसरे कवि, और ये चौथे कवि। तीसरे कवि में है कौन, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने चिदंबरा लिखा, जिसके लिए उनको 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1968 में क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। इन्होंने क्या क्या लिखा है? चिदम्बरा लिखा, जिसके लिए इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पल्लव वीणा लिखा, गुंजन लिखा, लोकायतन इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकायतन। और उसके बाद बूढ़ा और काला और बूढ़ा चांद लिखा। इन्होंने काला और बूढ़ा चांद लिखा, जिसके लिए भी इन्हें पुरस्कार दिया गया था। काला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस नाम से? क्रांतिकारी कवि। और इन्होंने आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किया था। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आनंद मठ का हिंदी अनुवाद किया था, जिस आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। आनंद मठ का हिंदी अनुवाद, आनंद मठ का हिंदी अनुवाद, आनंद मठ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आनंद मठ से क्या लिया गया है? आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस नाम से जाना जाता है? क्रांतिकारी कवि के नाम से। इन्होंने जो लिखा है उसका नाम अनामिका, परिमल, अपरा, अणिमा और बेला। बेला और अनामिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अनामिका और बेला किसकी है रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि। इन्होंने आनंद मठ का हिंदी अनुवाद किया और जो जिससे राष्ट्रीय गीत लिया गया है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देख लेते हैं छायावाद के लेखक। देखिए अब हम लोग देखते हैं छायावाद युग के लेखक के विषय में। छायावाद युग के जो पहले लेखक हैं जो छायावाद का विरोध करते हैं, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो निबंध लिखा है, दोनों निबंध इंपॉर्टेंट हैं, जो लिखे गए बोर्ड पे दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चिंतामणि और रस मीमांसा, चिंतामणि और रस मीमांसा किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने दो ही लिखा है, बहुत सारे लिखा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही चिंतामणि रस मीमांसा। कई बार यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है। और इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद आता है बाबू गुलाब राय। और बाबू गुलाब राय के निबंध का नाम है मेरे निबंध, और इनकी आत्मकथा है मेरी यह सफलताएं। उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आते हैं, जो पंचपात्र लिखा है, जिन्होंने पंचपात्र लिखा है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या? पंचपात्र। उसके बाद बाबू गुलाब राय का निबंध में आ जाएगा मेरे निबंध, और आत्मकथा में मेरी यह सफलताएं। उसके बाद आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है चिंतामणि और रस मीमांसा। इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद अब हम लोग और देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद और अमृत राय के विषय में, बस तब खत्म हो जाएगा। देखिए छायावाद युग के सबसे महत्वपूर्णतम जो लेखक रहे हैं मुंशी प्रेमचंद रहे हैं। इनकी कविताएं, इनका उपन्यास और कहानी इतना स्मार्ट तरीके से इन्होंने लिखा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जो भी है इसमें से आप 80% जानते होंगे। इनका उपन्यास है प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन को आपने देखा होगा, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प और मंगलसूत्र से कई बार प्रश्न आया है, क्योंकि यह अधूरा रह गया था, बीच में ही इनका देहांत हो गया। इसी वजह से मंगलसूत्र जो है
मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। पूछेगा प्रश्न अधूरा उपन्यास, जैसे अधूरा उपन्यास इनका कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास कौन है, मंगलसूत्र। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कफन ईदगाह। ईदगाह आप लोगों ने कक्षा 6 या 7 में पढ़ा होगा, जिसमें हामिद रहता है अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर और पूस की रात। पूस की रात कक्षा 9 में ए लेटर टू द गार्ड के नाम से है। तो पूस की रात, इनकी कहानी का नाम कफन ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर, पूस की रात। इसकी कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का जीवनी जो है, जीवनी को लिखा है, जीवनी, इनकी जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। इनकी जीवनी का नाम क्या है, कलम की सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। और जिसे लिखा है अमृत राय ने, जिसको किसने लिखा है, इसको अमृत राय ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है, कलम का सिपाही, जिसके लेखक कौन है, अमृत राय। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन है, प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। उसके बाद इनकी कहानी कफन ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर, पूस की रात। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी और उपन्यास को यदि मौका कभी मिले तो अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि इनकी कहानी और उपन्यास में बहुत जबरदस्त के आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब फिर हम लोग देखते हैं अगला लेखक छायावाद का, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, इनका है चिंता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब से आप यही मत टिक करिएगा कि गेहूं बनाम गुलाब माने गुलाब राय मत लगाइएगा। गेहूं बनाम गुलाब के साथ ऑप्शन जरूर रहेगा गुलबाबू गुलाब राय, लेकिन गेहूं बनाम गुलाब को लिखने वाले कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। अब हम लोग इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में माने प्रयोगवाद या नई कविता का युग। अब अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।